बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आपकी सेहत का ध्यान आप तो रखते ही हैं, आपके डॉक्टर्स भी रखते होंगे, लेकिन हम भी रखते हैं। हम किस तरह से रखते हैं, बात आज की चैनल एक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा जो हमेशा आपको लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता है, उसमें कोई ना कोई ऐसा विशेषज्ञ डॉक्टर हम लेकर आते हैं जो आपकी स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के उत्तर देते हैं। आपके सारे सवाल जो हमें प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार आज मैं ये कार्यक्रम आपका करूंगा। डॉक्टर रोहिताश शर्मा, नमस्कार। नमस्कार, मैं आपका इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं। डॉक्टर रोहिताश जो हैं वो दर्द स्पेशलिस्ट है, जिसको आप कह सकते हैं कि रीजेनरेटिव मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं। ये क्या होता है हम आपको बताएंगे। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूं वो मेरे सवाल नहीं हैं, वो सारे सवाल हमारी जनता के हैं जिन्होंने तैयार किए हैं और उन्हीं के जवाब आपको देने हैं। आपका सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो सफ़र रहा, आपका ये यात्रा, चिकित्सा जगत की जो यात्रा रही, वो किस तरह से शुरू हुई, कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है, वो थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं। वैसे मैं बेसिकली अजमेर का ही रहने वाला हूँ। स्टार्टिंग की जो मेरी एजुकेशन है वो मयूर स्कूल अजमेर से हुई। उसके बाद 12th के बाद मैं ऑल इंडिया मेडिकल सीट से मैंने चेन्नई में, तमिलनाडु में तंजावुर मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS करी और उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से करा और उसके बाद फिर मैंने दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में मैंने सर गंगाराम हॉस्पिटल से 2 साल का DNB करा एंड उसी के बाद गंगाराम में ही मैंने 3 महीने की फेलोशिप करी इंटरनेशनल पेन मेडिसिन में। और जो हमारे इंडिया में जो रीजेनरेटिव पेन, इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट और रीजेनरेटिव मेडिसिन के जनक माने जाते हैं डॉक्टर GP दुरेजा, जो एक्स प्रोफेसर हैं एम्स दिल्ली के, उनके अंडर मैंने 1 महीने का फेलोशिप और करा। तो 2019 में मैं फिर अजमेर शिफ्ट हो गया। जी डॉक्टर साहब, आपका जो फील्ड है वो एक ऐसा फील्ड है जो अज्ञात फील्ड है, जिससे कहते हैं कि हड्डी टूट जाती है तो हड्डी का इलाज हो जाता है, कोई चीज़ कट हो जाती है तो उसका इलाज हो जाता है, लेकिन ऐसे शरीर के अंदर सारे हिस्से ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी व्याधि से ग्रस्त हो जाते हैं और उनमें दर्द होने लग जाता है। और मैं समझता हूँ कि शरीर के कहीं का भी दर्द हो, कभी कभी आपके घुटनों में दर्द होने लग जाएगा, कभी आपके कंधों में दर्द होने लग जाएगा, कभी आपके और जॉइंट्स जितने भी हैं उनमें दर्द हो सकता है। तो ये सारे दर्द का आप इलाज करते हैं, जी, है ना। तो आप अपने इस शरीर को किस तरह से लेते हैं कि पूरा शरीर कैसा है कि जिसके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं जिसका आप इलाज करते हैं। देखिए, बेसिकली मैंने जब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी वो एनेस्थीसिया में करी है, जिसमें हम नर्सों को सुन्न करना और उससे जो ऑपरेशन होते हैं वो कराते हैं। बट अभी ये जो मेरी फील्ड है इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन, अभी इंडिया में उस तरह से नहीं आई है और लोगों को इसका इतना ज्ञान नहीं है। हाँ, बड़ी सिटीज़ जैसे दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, इसमें इसका बहुत फ्लरिशिंग करियर है। बट अभी भी छोटे शहरों में ये सुविधा नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि एक तो इसकी मशीनें काफ़ी महंगी आती हैं और दूसरा आज भी पुराने शहरों में एक वो पुरानी मानसिकता है कि जैसे दर्द है तो ऑर्थो वालों को दिखाना है या नसों का दर्द लग रहा है तो न्यूरो को दिखाना है। तो एक ये रीजेनरेटिव जो पेन और इंटरवेंशनल पेन और रीजेनरेटिव मेडिसिन है, एक तरह की अभी नई फील्ड है जो इंडिया में अभी तक इतनी आगे नहीं बढ़ी है जितना होना चाहिए। हाँ, वेस्टर्न कल्चर में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये एक सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड है। मतलब आप MD के बाद इसमें एक DM और MCH की एक डिग्री होती है। इंडिया में लेकिन अभी स्टार्ट हुई है कुछ कुछ जगहों पे। जी डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा फील्ड है जो फील्ड बहुत जाना अनजाना हुआ है, लोग बाग समझते नहीं है, जानते नहीं, जैसा आपने बताया। तो ऐसा बड़ा फील्ड जो बड़े बड़े महानगरों के अंदर फ्लरिश हो चुका है, तो आपने एक छोटा सा शहर क्यों चुना? आप चाहते तो आप देश के किसी भी बड़े महानगर में जाते और आपका एक बहुत अच्छा ऊंचा कद होता, आपकी अच्छी क्लाइंटेज होती, आपको अच्छा पैसा मिलता, लेकिन आपने अजमेर ही क्यों चुना? देखिए, मेरा वैसे अमेरिका का भी और UK का क्लियर हो गया था एग्ज़ाम, बट मैंने बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस एंड एक जो टच रहता है आपकी कंट्री का और अपनी सिटी का, क्योंकि मैं अजमेर में ही पला बड़ा हूँ, मेरी मोस्ट ऑफ द जो फैमिली है या फिर रिलेशनशिप्स है वो अजमेर में ही है, तो एक मेरे को कंफर्ट जोन लगता है अजमेर में। और फिर मेरे को लगता है कि जहाँ है वहाँ करने में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एक आप नींव का पत्थर बनना एक बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में। जी तो मैं चाहता हूँ कि अजमेर में वो नींव मैं रखूँ इस फील्ड की। ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जो देख रहे हैं आपकी डॉक्टर का संवेदनशील होना और संवेदनाओं से युक्त होना, ये कितना काम रखता है। अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, अपनी खुशबू, इससे जुड़े रहने का जो
कैलिबर होता है, जो उसकी भावनात्मक टच होता है, वो डॉक्टर रोहितास में है। मैं आपकी इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। और अब मैं सवालों के जरिए आपसे बात करना चाहूँगा। पहला सवाल हमारे यहाँ जो पूछा गया है वो ये है कि शरीर में जो विभिन्न प्रकार के दर्द होते हैं उनके कारण क्या होते हैं? जी देखिए, एक तो चोट लगना या आपकी कोई चोट लग गई, उस चोट को अगर आप निगलेक्ट कर दें, यानी कि आप उस पर ध्यान ना दें, और तो क्या होता है, देखिए शरीर थोड़ा बहुत तो बैलेंस करेगा ही, लेकिन वो एक कॉस्ट पे करेगा जिसमें आपकी या तो हड्डी घिसती जाएगी या हड्डी के नीचे जो एक कुशन लगा हो वो घिसता जाएगा। ऐसे में ये दर्द उस समय तो आपको दर्द नहीं देता है, लेकिन उससे 5 से 6 साल बाद वो एक क्रोनिक दर्द में वो तब्दील हो जाता है जी। तो ये तो हो गई, जो अगर आपकी कोई चोट लगी उसको आपको नेग्लेक्ट करा और आप आगे बढ़ते गए। आपने उस समय तो क्या है, जैसे दर्द की दवाई जो आप इंडिया में मोस्ट कॉमन ट्रेंड है वो अपने डाइक्लोफेनेक खा ली ओवर द काउंटर लेके, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है कि दवाई प्रिस्क्रिप्शन में मिलती है। आप किसी भी मेडिकल पे जाएंगे तो ये दर्द की दवाई उसकी तो मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। असली बात तो यह है कि अजमेर में तो ये प्रचलन है कि लोग डॉक्टरों के पास जाने की बजाय मेडिकल स्टोर सीधा जानते हैं, उनको अपना वो बताते हैं कि साहब मेरी ये हो रहा है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे कंधे में दर्द है, और वो दर्द की कोई दवाई लेकर आ जाते हैं, जो कि आपकी दृष्टि से क्या, वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही नहीं है। आपकी जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं वो हो सकता है कि टेम्परेरी आपको रिलीफ दे दे, लेकिन कभी भी आप ये ध्यान रखें कि अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार के शरीर में कंटिन्यूस दर्द है, अगर एक साथ मतलब लंबी दर्द की लंबी यात्रा है, तो आप उसको नेग्लेक्ट ना करें और डॉक्टर के पास जाएं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर ने बताया जैसा कि बिना चोट लगे हाथ पैर, सिर, गर्दन, कमर, कहीं भी आपके अगर दर्द होता है और वो बना रहता है, तो ये डॉक्टर रोहितास का विषय है। दोस्तों, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये हर जगह जो दर्द हो जाता है वो कैसे अलग अलग तरीके से होता है, नसों से ही? सर तरीके तो देखिए अलग नहीं है। हमारा पूरा शरीर में हड्डियां हैं, मांस है, मांसपेशियां हैं, और हर मांसपेशी और हर एक कोने कोने में उसको सप्लाई करने वाली एक नस है। बिल्कुल। तो एक तो खून की नस है और एक हमारी जो तंत्रियां होती हैं जिससे दर्द हमारे दिमाग तक पहुंचता है। ऐसे में या तो खून की कमी हो जाए, उसके कारण भी वो दर्द दिमाग तक पहुंचेगा, या हमारी जो नसें हैं जो दर्द को दिमाग तक पहुंचा रही हैं जी, उसमें अगर दबाव आ रहा है, उसको खून की कमी हो रही है, या उसमें चोट है जी, तो भी दर्द होगा, या फिर उसको पोषण नहीं मिल रहा है। जैसे आज अगर आप देखें इंडिया में, या तो 95% लोगों को अगर आप विटामिन डी, B12 ये कराएंगे तो सबका कम आएगा। सबका कम आता है। सबका कम आ रहा है। उसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? ये सवाल उसकी वजह सर देखो, मैं कहूँगा कि पहली बात, आज जैसे लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ। बात ये कि आप तो फ्रूट्स खा रहे हैं, पर उस फ्रूट की वो क्वालिटी नहीं रह गई। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने कि क्वालिटी फूड्स की रही नहीं है, वो जो पहले हुआ करती थी, पुराने ज़माने में हुआ करती थी। वेजिटेबल्स भी वो नहीं रही, फ्रूट्स भी वो नहीं रहे। एक बात जो संशय मन में आता है, लोग अक्सर कहते हैं कि जो मुसलमान लोग जो नॉन वेज या जो भी मांसाहारी लोग हैं, उन लोगों में विटामिन की कमी नहीं होती है, और जो दूध और इस तरीके के फल और सब्जी वगैरह खाते हैं उनमें रहती है। तो क्या इसका कोई है क्या ऐसा? देखिए, इस तरह ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ विटामिन होते हैं जो या तो कुछ बहुत कम सब्जियों में होते हैं, और वो मांस में, क्योंकि वो पशु सब कुछ खा रहा होता है, हरी घास खा रहा है, हरी ये पेड़ खा रहा है, छोटे छोटे फूल खा रहा है, तो उसमें वो सब कुछ होता है उसके मांस में। हाँ, और वो एक तरह से कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। बट ऐसा कहना है कि मुसलमानों में नहीं हो सकती और हिंदुओं में होती है, मतलब या नॉन वेजिटेरियन वेज में होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज वो मीट का क्वालिटी भी तो गिर गया है ना। पहले जो बकरी और गाय थी वो देखिए घास खा रहे थे, नीम के पेड़ खा रहे थे, पर आज क्या है, वो गेहूं खा रहे हैं, तो वो भी गेहूं खा रहे हैं, हम भी गेहूं खा रहे हैं, तो मीट में भी आज देखेंगे वो क्वालिटी नहीं रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक शब्द आता है कि पेन मैनेजमेंट। जी, ये पेन मैनेजमेंट होता है, वो क्या चीज़ है? पेन मैनेजमेंट कैसे कहेंगे, इसका प्रबंधन कैसे होता है? जी, पेन मैनेजमेंट एक तरह से एक ब्रॉडली क्लासिफाइड, जैसे से हम जैसे ऑन्को सर्जरी कहेंगे या न्यूरो सर्जरी कहेंगे या न्यूरो फिजिशियन कहेंगे, तो पेन मैनेजमेंट एक ऐसी सुपर स्पेशलाइजेशन ब्रांच है जो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। क्योंकि हमारे समय में, उस समय इसकी डिग्री स्टार्ट नहीं हुई थी इंडिया में, तो हमने छोटी छोटी फेलोशिप्स करी इसको सीखने के लिए। ओके। पर आज इंडिया में इसकी भी सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री होती है, जिसे डीएम कहते हैं, डीएम पेन मैनेजमेंट। तो उसमें ये होता है, तो इसमें सभी तरह का दर्द का प्रबंधन, चाहे वो सर्जरी के बाद का हो, या फिर किसी आम आदमी में कोई बहुत पुराना दर्द हो, या कैंसर से रिलेटेड दर्द हो, हड्डियों से रिलेटेड दर्द हो, इसमें बस फर्क ये है कि जिस तरह से ऑर्थो न्यूरो फिजिशियन या इस जो है, उसमें आप
दवाइयाँ दे के दर्द ठीक करते हैं, तो पहली कोशिश हमारी भी ये रहती है कि कुछ कम दवाइयों से अगर कुछ दिन तक देनी पड़ रही है तो ठीक है, बट फिर हम उसमें इंटरवेंशन करते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? हाँ, तो इंटरवेंशन में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आपके नस, इसमें कंधे में दर्द है, तो कंधे को कोई ना कोई नस सप्लाई कर रही होगी दर्द की, है ना। तो अब जैसे कंधे की बात करें तो एक सुप्रास्कैपुलर नर्व आती है जो कंधे के जॉइंट को सप्लाई करती है। अगर अब इस नस को मैं रोक दूं या इसके आसपास के टिश्यू को जला दूं, अब्लेट कर दूं, जिसे अब्लेशन कहते हैं, तो वो 2-3 तरीके से हो सकता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से अब्लेट कर दूं मैं, या फिर मैं केमिकल अब्लेशन कर दूं, तो वो आपका जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। वाह। क्योंकि हमारे को थोड़ा सा पीछे जाके देखना है, हमें सिर्फ इधर का दर्द ठीक नहीं करना है, हमें थोड़ा सा पीछे जाके देखना है कि दर्द हो तो रहा है पर ये जा कहाँ से रहा है भाई, तो वो रास्ता ब्लॉक कर देना हमें। ओके। वो चीज़ है, तो हमारा मेन काम है उस दर्द के रास्ते को रोकना। जी। तो ये इंजेक्शन से होता है, दवा से होता है, या दोनों तरीके से होता है? इसके बहुत सारे तरीके हैं, इंजेक्शंस भी बहुत सारे होते हैं, बट अभी तक जो लोकल जैसे जो ऑर्थो वाले जो होते हैं वो जैसे स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप बार बार स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते रहेंगे तो आपकी हड्डी को गला देगा। फिर साथ में जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ों को वो आगे वो करता है प्रमोट। पर हम जो लगाते हैं वो हम लोकल एनेस्थेटिक प्लस उसको उस तरह की उसको नस को वहाँ पे जला देते हैं। ओके। तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल जाता है। और साथ में ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये एक पार्ट ऑफ पेन मैनेजमेंट है। अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा आपकी खुद की मेहनत, कसरत और एक्सरसाइज ही है, जिसे हम फिजिकल थेरेपी बोलते हैं। लेकिन एक तरह से देखिए विशेष सर्कल बन जाता है कि आपको दर्द होता है, आप उस जगह का मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर वो क्योंकि मूवमेंट नहीं कर रहे बीमारी और बढ़ेगी, दर्द और बढ़ेगा। इसलिए पहला जो पॉइंट है वो दर्द कम करने का ही होगा। जैसे आप दर्द करेंगे, आप फिजिकल मूवमेंट करने लगेंगे तो आपकी बॉडी में अपने आप मोबिलिटी आएगी, दर्द कम होने लगेगा। कुंदन नगर के एक दर्शक हैं, वो ये पूछ रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये आधा शीशी होती है उनको, तो आधा शीशी क्या होती है? मतलब आधा टाइम सुबह जैसे होता है 8-9 बजे तक सूरज निकलता है, फिर उनके सिर में दर्द होने लग जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ माइग्रेन आई थिंक। तो वो होने लगता है और उसके बाद में वो जैसे ही सूरज ढलने लगता है वो खत्म होने लगता है। क्या है ये? जैसे माइग्रेन, देखिए एक आप तो हिंदुस्तान में तो क्या है कि हर जगह जिसको रोज दर्द रहता है उसको माइग्रेन मान लेते हैं। जैसे सर दर्द के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कईयों को जैसे होता है कि सुबह सुबह क्योंकि हमें ऑफिस जाना है या आपके बच्चे हैं तो आपको सुबह तैयार करके उनको स्कूल भेजना है, तो एक हमारी मानसिकता होती है कि इंसान उसकी टेंशन लेना स्टार्ट कर देता है, जिसको टेंशन हेडेक बोलते हैं। अच्छा। तो और कईयों को होता है कि एक ही जगह पे दर्द रेगुलर एक टाइम पे होता है, क्लस्टर हेडेक भी होता है। माइग्रेन एक बहुत ब्रॉड टर्म हमने वो कर लिया इजाद, जिसको हमने सब सारे सर दर्द को माइग्रेन में रख दिया है। हर दर्द माइग्रेन नहीं होता। हाँ, अगर आपको ऐसा है कि जैसे आपको किसी की खुशबू से, किसी की आवाज़ से, लाइट से, या आपको आवाज़ से दर्द हो रहा है, आपको उल्टी जैसे साथ में लग रहा है, दर्द आपको महीने में 5-6 बार हो रहा है, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आप फिर माइग्रेन में उसको आप जज करते हैं। हर दर्द को माइग्रेन मान के ट्रीट करना वो भी ठीक नहीं है, और माइग्रेन को नॉर्मल सर दर्द की तरह ठीक करना वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो माइग्रेन जब होता है तो मोस्टली लोग बाग या तो गोली खाते हैं या इंजेक्शन लगवा लेते हैं और उसके बाद में अपने, तो क्या यही इलाज है, इसके अलावा और भी कुछ इलाज? नहीं, माइग्रेन देखिए क्या होता है, एक तो ये नसों की ओवर एक्टिविटी है नॉर्मली माइग्रेन में, तो इसलिए जो जिसको माइग्रेन होता है उसको पता होता है कि जैसे वो किसी लाइट को देखेगा या आवाज सुनेगा तो उसको एक ऑरा बोलते हैं, मतलब जैसे अपन को आभास होने लगता है कि अब मुझे सर दर्द शुरू होने वाला है। तो इसे ऑरा बोलते हैं। तो अगर इस तरह का किसी को पेन है तो वो माइग्रेन और उसका वो दर्द एक टिपिकल तरह का होता है। उसमें या तो नस बहुत तेज तेज फड़क रही होती है या नस ओवर एक्साइट हो रही होती है, बार बार वो फायर कर रही होती है। तो इसमें 2 चीज़ देखनी है, अगर किसी की नस बार बार फायर कर रही है तो हमें उसके फायर को रोकना है। नॉर्मली इसमें हम मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम प्रोपेनोल दे देंगे 10 मिलीग्राम, और 10 से 12 हफ्ते में उसका दर्द की जो या तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाती है या दर्द का जो फाइनल मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता है। इसके अलावा हम माइग्रेन में कुछ इंजेक्शंस होते हैं, जैसे बोटॉक्स ट्रीटमेंट हो गया, उसमें दर्द जो गर्दन की तरफ से आता है उसकी हम ऑक्सीपिटल नर्व को ब्लॉक कर सकते हैं। या कईयों को सर दर्द इधर इस तरफ होता है, अगर आपने भी देखा हो तो बाम मलते ऐड होता है, वो इधर ही आता है कि सर दर्द पे मैं बाम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इधर की एक होती है हमारे नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, तो उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि पेशेंट को दर्द किधर हो रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उस हम नस को मतलब इंजेक्शन के द्वारा हम उसको नंब कर सकते हैं, जिससे 5 से 6 महीने का आराम मिल जाता है। जी। अच्छा, इसमें कोई शल्य चिकित्सा वाला तो कहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओपीडी बेस पे प्रोसीजर होते हैं
और अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं तो कई बार हमें ओटी में ले जाके बस देखना होता है सीएम में या फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस में, ताकि नस को सही जगह पहचान सकें और सही नस को हम ब्लॉक करें। ओके, ये जरूरी है, बहुत क्योंकि आप कहीं दूसरी नर्व को ब्लॉक कर देते हैं तो आपको उसका आराम भी नहीं मिलेगा, और कोई आपका दूसरा फंक्शन चला जाए तो वो भी दिक्कत वाली बात है। अच्छा जी। एक आम बीमारी है जो जिनके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं, वो है कि जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो क्या है और किस तरह से होता है, उसका क्या इलाज है? जी, फ्रोजन शोल्डर ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा होता है, 40 के बाद ज़्यादा होता है, और जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। नॉर्मली इसके 3 फेज होते हैं। एक तो स्टार्ट होने वाला जैसे फ्रीजिंग फेज बोलते हैं, कि जब आपका दर्द भी बढ़ने लगता है और आपका रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाता है, जैसे आप यहाँ तक ऐसे हाथ ले जा रहे हैं तो अब आप यहाँ तक ले जा पाएंगे। उसके बाद आता है फ्रोजन, जब आपका दर्द तो कम हो जाएगा क्योंकि अब वो वहाँ पे चिपक गया है, आपकी बॉडी ने बोल दिया भैया इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, इसको यहाँ चिपका लो, तो दर्द तो कम हो गया लेकिन रेंज ऑफ मोशन और भी कम हो गया। ओके, ये है। और उसके बाद कई बार ये थोड़ा कम भी होने लग जाता है कि आप धीरे धीरे एक्टिविटी कर रहे हैं तो बढ़ने लगे। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो ये कंधा है, कंधे के चारों तरफ, या हमारे नॉर्मली किसी भी जॉइंट में चारों तरफ एक कवरिंग होती है कार्टिलेज की, और एक कैप्सूल होती है, वो उस जॉइंट को प्रोटेक्ट करके रखती है, जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है। तो तब तक जब तक जैसे 2 गाड़ियों के पार्ट के बीच में ग्रीस है तो वो बड़े स्मूथली चलते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी की ग्रीस खत्म हो गई तो वो घिसने लगेंगे, फिर उनमें दर्द होने लगेगा, क्योंकि हर जॉइंट पे नस जा रही है। अब इसमें हमारा क्या ट्रीटमेंट रहता है कि हम पेशेंट को सबसे पहले तो पेन रिलीव करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, उनकी नस को एक ब्लॉक करेंगे, जिसे सुप्राक्लेविकुलर नर्व ब्लॉक बोलते हैं। इस नस को ब्लॉक करने के बाद पेशेंट का दर्द चला गया, क्योंकि इतने दर्द में आप उसको मोशन नहीं करा सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड इस शोल्डर में हम हाइड्रो डिसेक्शन करते हैं, यानी कि जो वो कैप्सूल है उसके अंदर पानी डालते हैं ताकि जो चिपक गई है कैप्सूल आपस में उसको दूर कर देते हैं। अच्छा, अब वो दूर हो गई है तो यहाँ पे हम पेशेंट के ही ब्लड से पीआरपी बनाते हैं, मतलब एक ग्रोथ फैक्टर्स का कंसंट्रेट बनाते हैं, वो पेशेंट के खून से ही बनाते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे डालते हैं और 10 से 15 दिन बाद मोशन कराना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में एक बार दर्द खत्म हो गया तो पेशेंट को दर्द की दिक्कत नहीं रहती, और फिर वो अपने मोबिलाइज कर सकता है, इवन अगेंस्ट मतलब रेजिस्टेंस ही अगेंस्ट कर सकता है, ताकि उसको दर्द नहीं होगा तो वो एक चांस लेगा। अगर दर्द है तो वो खुद ही ऐसे बैठा रहेगा तो वो और जुड़ती जाएगी। तो ये है। बाकी अपने अभी नॉर्मली क्या होता है, लोग डाइक्लोफेनेक खाते हैं, हालांकि उससे सिर्फ दर्द कम हो सकता है, ये बीमारी का इलाज नहीं होगा। इलाज नहीं है जी। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो पूछी गई है वो ये भी पूछा गया है कि उनके बच्चे जो है वो अपना लैपटॉप पर काम करते हैं, उनके बच्चे मोबाइल पर काम करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, तो उनसे जो एकदम से वो जो यूँ होता है तो उसके बाद में उनका ये वाला जो पेन जो है वो शुरू हो जाता है। जी। तो ये क्या है बीमारी? ये देखिए हमारा, देखिए अब अपनी अगर आप बॉडी को देखेंगे तो जो प्रॉपर बैठने का तरीका वो कुछ इस तरह से है। अब क्योंकि मुझे दिन भर ऐसे देखना है तो मेरी कमर इधर से भी झुकेगी और मेरी गर्दन भी इधर से झुकेगी। तो नॉर्मल हमारा जो जैसे गर्दन इस तरह से होनी चाहिए, पीछे हाथ लगाएं तो इस तरह से सी दिखना चाहिए चांद की तरह, और इसी तरह कमर में यूं होना चाहिए उल्टा इसका। अब तो ये दोनों जब कर्वेचर खत्म होने लग जाते हैं तो ये अब मेरी जो हड्डी है पूरी स्ट्रेट हो गई है। तो कर्व तो इस तरह से है, तो यानी कि इधर एक जगह है और इधर भी एक जगह है नसों को निकलने के लिए। लेकिन अब समझिए अगर मैं पूरी चेन को सीधी कर दूंगा तो जो इसके बीच में जो जगह थी वो जगह खत्म हो गई है। ऐसे में वो नसों को दबाने लगता है। इसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस भी बोलते हैं जी। जो पहले तो कैल्शियम की कमी से या बैड पोस्चर के कारण, तो स्टार्टिंग में तो आपको दर्द होने लगता है, फिर बीच में क्या होता है जब शरीर इसको संभालने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी हड्डियां बनाने लग जाता है, जिसे ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं हम। तो वो इसको तो संभाल लेता है लेकिन वो नसों को और दबाने लगता है। इसके कारण नसों के चारों तरफ एक इन्फ्लेमेशन होती है, जिसके कारण नस और दबने लगती है। इसी के कारण हमारा जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का दर्द गर्दन में होता है और फिर वो हाथों में जाने लगता है। जी भाई, ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि अजमेर के अंदर सबसे ज़्यादा जो बीमारी शरीर के अंदर है वो सर्वाइकल वाली है। बहुत ज़्यादा है, मतलब जितने केस आते हैं वो मोस्टली सर्वाइकल के आते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर सर्वाइकल पेन से आपको बचना तो आपको क्या क्या करना है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो अपना खान पान और दूसरा अपना पोस्चर। मैं ये नहीं कह रहा कि हर पेन के लिए आप डॉक्टर पास जाएं, क्योंकि आधी बीमारी तो आपको भी पता है कि आप कोई गलत चीज़ कर रहे हैं तो उससे आपको तकलीफ होगी। तो सबसे पहले तो उस गलत चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल से हटाएं। जी। तो सबसे पहले अपना बॉडी का पोस्चर, रेगुलर एक्सरसाइजेस, ताकि आपकी मसल्स की ताकत बनी रहे। ये ताकत ही है जो हड्डियों को दूर रखती है। जैसे अगर मसल को छोड़ देंगे तो वो हड्डियां आपस में चिपक जाएंगी। तो ये भी जरूरी है कि मसल्स अपनी ताकत से उसको दूर रखें। और दूसरा, कैल्शियम और विटामिन डी ये आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी उसका वेट उठा सकती है जो
उसको उठाने के लिए आप बोल रहे हैं जी। तो आपका वेट सबसे इम्पोर्टेंट। कई लोग बस क्योंकि नॉर्मल वेट को पता ही नहीं लोगों को, वो आधी से ज़्यादा आज इंडियन पॉपुलेशन इज गेटिंग ओबीस या फिर ओवरवेट कहेंगे, ओबीस ना भी कहें तो बॉडी हमारी देखिए, जैसे आप अगर 15,000 कमा रहे हैं तो आप 10-12 हज़ार ही खर्च करेंगे। आप 15-16 हज़ार खर्च करेंगे तो आप थोड़े दिन में भिखारी बनेंगे। तो उसी तरह है, जितना शरीर आपका बनाया भगवान ने जोर लेने के लिए, उतना ही आप वजन रखें। जी जी। वरना आप गरीबी में जाएंगे सेहत की। जी जी, वो चीज़ है। बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो दोस्तों ये ध्यान रखें आप कि आप अपने शरीर के साथ जो ओवरवेट हो जाता है, आपका शरीर बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको बीमारियों का आमंत्रण दे रहा है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपने शरीर के हिसाब से ध्यान रखें और उसको बढ़ने न दें। एक और बीमारी जो है वो घुटनों का दर्द है। जी सर। आपने सिर दर्द यहाँ से आगे कमर में आ गया, यहाँ आते हैं तो मतलब घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा है। वो मैं समझ रहा हूँ आपने जो इसका जवाब दिया है कि जो ओवरवेट हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो घुटने का है कि आपने वेट उठा सकते हो 20 किलो और आपके पास अगर वजन बोरी आपने एक 80 किलो की बोरी लाद रखी है, 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आप जा रहे हैं, तो वो वजन लेके जा रहे हैं तो नीचे घुटना ही उठा रहा है उसका। तो ये जो चीज़ आपकी देखिए, आपकी जो भी जिंदगी से आपकी 90 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है, तो जो चीज़ 80-90 साल चलनी चाहिए वो 50 साल में बोल जाएगी। फिर आगे के 40 साल कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो घुटनों में यही सबसे इम्पोर्टेंट तो अपना कि एक तो पैर की कसरत। आजकल वो पैर की कसरत तो हम करते नहीं, तो सबके लेग्स बहुत कमज़ोर हैं। दूसरा, हम जो TKR आजकल जो रिप्लेसमेंट थेरेपी चल गई, लोग आजकल क्या है उसमें एक एक्स्ट्रापोलेशन में जीते हैं, तो क्या होगा, तो ठीक है घुटने बदलवा लेंगे, क्या होगा तो हम हिप बदलवा लेंगे। पर बात है कि वो एक तो वो क्वालिटी कभी नहीं मिलेगी आपको लाइफ की, और दूसरी चीज़ है कि आपका बॉडी का जो अगर वो 20% भी काम कर रहा है तो वो अननेचुरल चीज़ के 100% से बेटर है। ये बात आप समझिए। ये बात सही है, वो चीज़ है। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब एक चीज़ होती है कि जब सलाह लेने लगता है आदमी तो 3 डॉक्टर्स उसकी नज़र में आते हैं जब दर्द होता है शरीर के किसी भी हिस्से में। या तो ऑर्थोपेडिशियन है उसके पास जाएगा, क्या ये हड्डियों का डॉक्टर है इसके पास जाएं, या फिर होता है न्यूरो सर्जन के पास जाएं, न्यूरो थेरेपी के लिए जाएं, या फिर आपके पास पेन मैनेजमेंट वाले लोग। तो आप किसको कैसे सलाह देंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको दर्द किस प्रकार का है जी, और इसमें पेशेंट की नहीं डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है कि सही पेशेंट को सही जगह भेजा जाए। जी, ये चीज़ है। तो अगर मान लीजिए किसी के घुटने का दर्द है और वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, तो 1 और 2 में हम क्या करते हैं, पहले तो एक ओजोन डिसेक्टोमी करते हैं उसके घुटने की, जो रफ पार्ट होता है उसको हटाते हैं ओजोन के द्वारा और एक एंजाइम के द्वारा, और उसके 3 दिन बाद हम PRP थेरेपी करते हैं पेशेंट की। ऐसे में अगर आप पेशेंट लगातार 6 हफ्ते की गैप में 3 बार PRP थेरेपी कराता है अपने घुटने की, तो आप ये मोटा मोटा मान के चलिए कि उसका जो नी रिप्लेसमेंट या घुटना बदलवाने के जो चांसेस है वो लगभग 5 से 6 साल आगे खिसक जाएंगे। वाह। और घुटना बदलवाने में क्या है कि एक बार अगर आपने घुटना बदलवाया तो वो पूरी जिंदगी नहीं चलेगा। लोग ऐसा मानते हैं कि एक बार बदल लिया हो गया, 8 से 10 साल में वो घुटना भी घिस जाएगा, क्योंकि वो भी स्टील का ही बना हुआ है। अच्छी से अच्छी क्वालिटी भी, अगर आप बेस्ट से बेस्ट इम्प्लांट जो अमेरिका से आते हैं, इवन देश है कि उनको 10 साल की उनकी लाइफ है, तो वो 8 से 10 साल में आपको बदलवाना ही है जी। तो अगर आप अपनी इधर से 8 से 10 साल उधर खींच देते हैं तो एटलीस्ट घुटना तो एक बार ही बदलेगा, क्योंकि अगली बार जब घुटना बदलाएंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। जी जी जी। तो इसलिए ये है, अगर आप जैसे मान लीजिए घुटना बदलवाने की स्टेट है और वो पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मैं उसको बोलूँ कि मैं आपका ये ट्रीटमेंट करूंगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो डेफिनेटली उसको ऑर्थो वाले पास जाना चाहिए। उसके मान लीजिए नस की ऐसी कोई बीमारी है जो उसमें पूरी नस चिपक गई है, ऐसे हो गई है जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसको न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए। बट एक अगर सर्जरी के लिए या तो फिट नहीं है या सर्जरी वो कराना नहीं चाहता, ऐसे में पेन मैनेजमेंट एक इंटरवीनिंग इंसान बन जाता है। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि मित्तल हॉस्पिटल में क्या, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है पेन मैनेजमेंट का, तो यहाँ पर क्या सारी सुविधाएं हैं? जी हाँ, हमने पूरा यहाँ पे पेन इंटरवेंशन पेन और रीजेनरेटिव मेडिसिन का डिपार्टमेंट सेटअप किया है, और हम इसका काम तो शुरू कर चुके हैं और एक फॉर्मल इनॉग्रेशन हम जल्दी करने वाले हैं। मशीन्स हमारी सारी आ गई हैं, मेन एक जो मशीन मंगाने में ही टाइम और उसको सेटअप करने में, तो वो सेटअप हमारा पूरा तैयार हो गया है और कुछ प्रोसीजर हमने शुरू कर दिए हैं पेशेंट आने के हिसाब से। बस हम थोड़ा सा चाहते हैं कि लोगों में एक अवेयरनेस आना ज़रूरी है, ताकि वो पता लगे कि उनको किसके पास जाना है और कैसे कैसे वो अपनी जो ये क्रोनिक बीमारियां इनसे कैसे निजात पा सकते हैं दर्द से। जी जी। तो वही हमारा एक मकसद है, इसी के हिसाब से मित्तल हॉस्पिटल के सहयोग से
हमने ये डिपार्टमेंट सेटअप करा है मित्तल में, और अब आगे इसको कितना ले जा सकते हैं वो देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपने देखा डॉक्टर रोहितास ने अब बताया कि आपके शरीर के कहीं भी किसी भी चीज़ में, चाहे जिसमें चोट नहीं है, चाहे वो हाथ का दर्द हो, पैर का दर्द हो, कमर का दर्द हो, सिर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, उन सब के अपने कारण होते हैं। उन दर्दों के निवारण के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़े या बहुत लंबी वो करना पड़े। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने तो यहाँ तक बताया कि अगर आप फिजियोथेरेपी से भी अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक बार आप, जब आपके कहीं कोई दर्द होता है तो आप मेडिकल स्टोर पर इलाज कराने की बजाय डॉक्टर के पास आएँ। और मित्तल हॉस्पिटल में, क्योंकि ये सारी सुविधाएं अब शुरू हो गई हैं, नई नई उपकरण आ गए हैं, नए डॉक्टर्स आ गए हैं, और इतने अनुभवी डॉक्टर रोहितास जैसे आपके सामने हैं, आप जाएंगे तो बड़ी संवेदनशीलता से आपका इलाज होगा। ये बात तय है। आज इतना ही। कल फिर अलग किसी नए चिकित्सक के साथ मैं आपकी स्वास्थ्य चर्चा में मौजूद रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।